हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस में हमारे पैडागोजी के 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया था, इसलिए हम है ना प्रीवियस ईयर के बेसिस के ऊपर टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से मैं करिकुलम का टॉपिक आपको कवर करा चुकी हूँ। आज हम जो दूसरा टॉपिक कवर करेंगे CC का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में हम क्या बुलाते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो आपको पता है हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी, हमारे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था, उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसको हम बोलते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। उसके बाद हमारा जो कोठारी कमीशन बना था 1966 में, और बहुत सारी रिपोर्ट्स उन्होंने क्या बताया, इन सारी रिपोर्ट्स को बताने का, मेंशन करने का पर्पस क्या है? इन सब रिपोर्ट्स ने हमें ये बताया कि हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, सीसी करना चाहिए। सीसी का मतलब है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। पहले ऐसा होता था, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, उसको एंड में एक एग्जाम देना है, उस एग्जाम में अगर उसने अच्छा नहीं किया तो हम क्या बोल देते थे कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। लेकिन हमें ये इंपॉर्टेंस समझाई गई कि सोचो, एक दिन है ना, बच्चा पढ़ने में पूरे साल बहुत अच्छा था, उसकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से है ना वो उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो क्या हम पूरे साल की मेहनत को इग्नोर कर देंगे? तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कि वो 3 घंटे वो फियर बस ये डिसाइड ना करे कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इतनी सारी रिपोर्ट्स ने हमें क्या बताया कि हमें अपने इवैल्यूएशन को कैसा बनाना चाहिए? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाहिए। ठीक है, तो सीसी को सबसे पहले इम्प्लीमेंट कब किया गया? इसको इम्प्लीमेंट किया सीबीएसई ने। तो आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 2009 में उन्होंने सीसी को इम्प्लीमेंट किया। आपसे ईयर पूछा जा सकता है कि सीसी किस ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ, तो 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ। और आपको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है हमारा 2009 में ही आया था। तो आपसे ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो इस लाइन में है। सबसे पहले आपको सीसी का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था? सीबीएसई ने किया था। सीबीएसई का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। कौन से ईयर में किया? 2009 में किया। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में आया था। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है ऐसा सिस्टम, स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन को हम इस तरीके से बदलना चाहते हैं कि इसमें है ना 2 वर्ड्स है। स्टूडेंट का है ना सिर्फ हम एकेडमिक सक्सेस नहीं देखेंगे, उसमें है ना हम सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए देखो हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, सीसी है, वो 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है कंटिन्यूअस, एक है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअस है इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन को है ना हर डेली बेसिस पे आप बच्चे की इवैल्यूएशन को देखते जाओगे, उसका एकेडमिक सेशन में वो कैसा बिहेव कर रहा है, आपने क्लास में यूनिट टेस्ट लिया, उसने कैसा परफॉर्म किया, बच्चों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, बाकी बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो आप है ना जब छोटे छोटे यूनिट टेस्ट ले, सोचो मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कराया और फिर मैंने आपको उसके एमसीक्यू कराए, मैंने आपसे उसका टेस्ट ले लिया, तो ये क्या है? अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसमें है ना लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आप है ना पूरे साल का वेट करते हो कि पूरे साल मैंने बच्चे को पढ़ाया, एंड में मैं उसका टेस्ट लूंगी और सोचो वो उसमें फेल हो गया, तो मेरे पास है ना मौका ही नहीं है अपनी वो सुधारने का, लर्निंग गैप्स को सुधारने का, फिल करने का कोई मौका ही नहीं है। तो ये चीज है ना सॉल्व हो पाए, इसलिए हमने सीसी को अडॉप्ट किया था। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, उसने टेस्ट लिया, उसको समझ में आया कि बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, इनको हम क्या बुलाते हैं? लर्निंग गैप्स बुलाते हैं। यानी कि टीचर ने तो अपनी तरफ से कंप्लीट करा दिया, बट बच्चे को अभी भी समझ नहीं आया, तो टीचर है ना कोई दूसरा तरीका अडॉप्ट करेगी उसे वो चीज सिखाने का। ठीक है, उसको सेल्फ इवेल्युएट कर पाएगी, खुद को सेल्फ इवेल्युएट कर पाएगी कि क्या कमी रह गई है, कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पे लैक रह गई है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? कंटिन्यूअस बुलाते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जब आप है ना सब कुछ कवर करने की कोशिश करोगे, आप सिर्फ उसकी एकेडमिक सक्सेस भी देखोगे और नॉन एकेडमिक सक्सेस भी देखोगे, आप उसकी सोलिस्टिक एंड कोसोलिस्टिक दोनों एक्टिविटीज को देखोगे। देखो आपको पता है जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं बनती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ने में ना बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बोल दोगे ना कि ये जाके आपको स्टेज पे ये बात बोलनी है, तो वो नहीं बोल पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी जो होती है ना वो आप दोनों चीजें आपको शेप करती है। ठीक है, सीसी है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसमें हम क्या क्या चीजों को, लर्निंग में क्या क्या एरिया को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम बच्चे की नॉलेज देखने की कोशिश करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पावर क्या है इसको हम चेक करने की कोशिश करेंगे, अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा, जो आपने उसे क्लास में सिखाया
ठीक है, आपने उसे बताया कि दही को अगर आप दूध में डाल देते हो तो पूरा का पूरा बॉल दही बन जाता है। इस चीज को अप्लाई करना सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा। आपने उसे कोई एक्टिविटी कराई साइंस का, इनर्शिया का, आपने उसे एक एक्सपेरिमेंट कराया, उसको जाके लाइफ में अप्लाई कर पाएगा, इनर्शिया की एप्लीकेशन समझ पाएगा, ठीक है, एनालाइज कर पा रहा है, इवेल्युएट कर पा रहा है चीजों को। तो ये सारी की सारी चीजें अगर उसके अंदर है, ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइज करना, सिचुएशन को एनालाइज करना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनका एनालिसिस है ना बहुत अच्छा होता है, वो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा मैम आप मेरा फ्यूचर बता दोगे। फ्यूचर प्रिडिक्शन का मतलब होता है आप समझ पाते हो कि अगर ये कंपनी है ना इसी तरीके से काम करती रही तो आगे जाके डूब जाएगी, लॉसेस में जा रही है, ठीक है। इवैल्यूएट कर पाना, चीजों को इवैल्यूएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। और सबसे हाई पे हम मानते हैं क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। क्रिएशन का मतलब है आपके पास नॉलेज है, आपके पास कॉम्प्रिहेंशन है, आपको अप्लाई करना आता है, आपको सिचुएशन इवैल्यूएट करना आता है, एनालाइज करना आता है। तो इन सब का इस्तेमाल करके आप खुद कुछ स्टार्ट कर सकते हो क्या? क्या आप खुद का अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो क्या? ये सारी नॉलेज जो आपके पास है, आपने बुक्स में जो पढ़ा, आपने किसी बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज ले ली, उन सब का इस्तेमाल करके आप खुद से कोई चीज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब बातों पर हमारा फोकस है। अब हमारे जो सीसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उसके ऑब्जेक्टिव्स है कि आपका दिमाग का विकास हो, आपके शरीर का विकास हो, आपके इमोशंस का विकास हो, ठीक है। यहाँ पे हम है ना ज्यादा फोकस करना चाहते हैं प्रोसेस पे और मेमोराइजेशन पे नहीं। देखो हम ये नहीं चाहते कि रट्टू तोता हो। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, आप उन्हें बोलो कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, वो आपको आंसर बता देंगे, लेकिन अगर आप लॉजिक पूछोगे ना तो उन्हें लॉजिक नहीं मालूम होता। मैंने रट लिया है, मुझे सारे आंसर आते हैं, उस बच्चे के मार्क्स तो बहुत आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे, पेपर में वो टॉप कर रहा होगा शायद, ठीक है, नंबर बहुत आ जाते हैं, लेकिन लाइफ में फेल कर जाता है। लाइफ में फेल करने का मतलब उसको स्ट्रेस डील करना ही नहीं आएगा, उसको ये मालूम ही नहीं होगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर आपको एक चीज पढ़ाई जा रही है, एक चीज सिखाई जा रही है, अगर आप उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं समझ पा रहे हो ना, नहीं कर पाओगे, तो कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको है ना इवैल्यूएशन को टीचिंग लर्निंग का बहुत ही इंटीग्रेट पार्ट बनाना है। आप है ना इवैल्यूएशन को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, आपको है ना स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी है। स्ट्रैटेजीज इंक्रीज करने का मतलब है, सोचो आप है ना टेस्ट लिया, आप समझ गए कि बच्चे के अंदर है ना लर्निंग गैप्स है, और आप है ना बहुत सारी रेमेडी उसके लिए बना पाओ, रेमीडियल इंस्ट्रक्शंस बना पाओ, रेमीडियल टीचिंग करा पाओ। बच्चे को एक बात समझ नहीं आ रही है, आप उसको दोबारा से सिखाओ वो चीज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपकी क्वालिटी ज्यादा इंप्रूव होती है। उसके बाद आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। टीचिंग एंड लर्निंग जो है उसको हम लर्नर सेंटर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा। लर्नर सेंटर का मतलब होता है, पहले क्या होता था, टीचर आया, उसने जो जो बता दिया और वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब जो उसने पढ़ा दिया वही ठीक है, उसका ही ध्यान रखा जाता है कि टीचर को क्या कंफर्टेबल लग रहा है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब से हम देखेंगे एनसीएफ 2005 से लेके आज तक हमारी एजुकेशन में हमेशा किस बात पे फोकस किया जा रहा है कि बच्चा हमारी एजुकेशन का केंद्र है। हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि बच्चा सीख पाए, ठीक है। अगर वो फेल भी हो रहा है ना तो वो उसकी गलती नहीं है, वो सिस्टम का फेलियर है, टीचर्स का फेलियर है, हमारा पूरा सिस्टम फेल कर गया है क्योंकि बच्चा नहीं सीख पाया। हम ऐसे तरीके ही नहीं ढूंढ पाए कि हम बच्चे को सिखा पाए, ठीक है। अब आपका जो सीसी होता है उसका जो पर्पस होता है वो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। होलिस्टिक डेवलपमेंट और होलिस्टिक असेसमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है उसका बहुमुखी विकास आपको करना है और बहुमुखी आपको उसका इवैल्यूएशन करना है। असेसमेंट भी आपका उसको ऐसा ही करना है, ठीक है। उसके बाद है ना आपका असेसमेंट जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। सिर्फ 3 घंटे डिसाइड ना करे कि बच्चा नॉलेज रखता है कि नहीं रखता है, ठीक है। असेसमेंट बहुत ज्यादा रेगुलर हो जाती है हमारे सीसी के अंदर। उसके बाद होता है असेसमेंट का जो फोकस है वो लर्नर की किन एबिलिटीज पे होना चाहिए, कि उसने वो डिजायर्ड स्किल सीखी कि नहीं सीखी जो हम उसे सिखाना चाहते थे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में, ठीक है। उसकी जो उसने अचीवमेंट का वो लेवल पाया कि नहीं पाया, उसकी स्किल और इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये सब चीजें उसमें डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही, सीखने की क्यूरियोसिटी उसके अंदर इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी जो स्किल्स है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद है ना वो एक हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ को कैसे लीड कर पाएगा, ये बात वो समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। एक्चुअली हम इन चीजों में ना बहुत लैक करते हैं। हमने है ना बच्चों को ये तो सिखाया है कि अच्छे मार्क्स कैसे पाए जाते हैं। बच्चे पेरेंट्स भी क्या कहते हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे इसके, मैम पढ़ता नहीं है, ठीक है।
अब टीचर भी ये कह रहे हैं नंबर नहीं आते हैं इसके। हम है ना बच्चों को नंबर लाना तो शायद सिखा देते हैं, लेकिन हम उनको है ना लाइफ में स्ट्रेस को कैसे डील करोगे, फेलियर से कैसे डील करना है। इसीलिए आप देखते हो सुसाइड केस जो है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इवन लोग कहते हैं इतना पढ़ा लिखा इंसान था उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाया। आपने ये नहीं सिखाया कि फेल होना भी ओके है। फेल हो गए तो क्या हुआ, दोबारा सीख पाओगे, बेटर सीख पाओगे शायद इस बार। फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नाम खराब कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फेलियर जो होता है वो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं मानती हूँ कि सक्सेस वो चीज नहीं सिखाती है जो फेलियर सिखाता है। उसके बाद है ना बच्चे की जो लर्निंग बिहेवियर है, प्रोग्रेस है, उसको मॉनिटर करते रहना। कोलैबोरेटिवली और हार्मोनियसली काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, अकेले में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट टास्क कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसकी एनालाइज और इवैल्यूएशन पावर कैसी है। अच्छा, असेसमेंट में हमारा फोकस किस बात पे नहीं होता है, हम है ना कभी भी लेबलिंग के लिए असेसमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, हम कभी किसी को ये नहीं कहना चाहते कि तुम स्लो लर्नर हो, तुम पुअर हो, तुम इंटेलिजेंट हो। इस तरीके की ये जो बातें टीचर्स यूज करते हैं ना, ये आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज लाना होगा। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कभी भी बच्चे से ऐसी बातें ना कह दो, ऐसा कोई वर्ड ना कह दो जो उसके साथ है ना सालों चले। आपके भी कुछ टीचर होंगे, उन्होंने आपको इतनी इनकरेजिंग बात कही होगी कि वो आज तक आपके साथ चलती है, वो तो ठीक बात है। लेकिन कभी कभी इतनी डिस्करेजिंग बात टीचर बोल देता है कि बच्चा है ना बड़ा हो जाता है, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, बट वो बात नहीं भूल पाता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी लेबल नहीं करना है। ठीक है, वो यहाँ पे लर्निंग के प्रोसेस में है, आप भी लर्निंग के प्रोसेस में हो। ठीक है, आप भी सीखने आए हो, वो भी सीखने आए, आप भी सीख रहे हो, सब नहीं सीख गए हो, आप उससे ज्यादा सीख गए हो लेकिन सब कुछ नहीं सीख गए हो। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना है आपको कभी भी। देखो, बहुत सारे बच्चे तो है ना अपना ड्रीम कभी इसीलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनके साथ कांस्टेंट कंपैरिजन होता रहता है। हो सकता है वो बच्चा है ना स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पेरेंट्स हमेशा क्या कहते रहते हैं, हमारे नेबर के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, हमारे नेबर के बच्चे कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम्हारे कोई मार्क्स ही नहीं आते। नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं कहने। तुम पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हो तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा स्टेटमेंट कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है कि कल को वो है ना लाइफ में आपसे ज्यादा बेटर कर जाए। ठीक है, तो आप, क्योंकि सच में ये जो मार्क्स होते हैं ये सच में डिसाइड नहीं कर सकते कि आप लाइफ में इतने सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। सक्सेस के बहुत अलग अलग मायने होते हैं, सबके लिए सक्सेस के बहुत अलग मायने। कभी कभी बच्चा होता है जिसने अपना स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं किया होता, लेकिन बहुत सारा बिजनेस वो खड़ा कर देता है। कभी कभी कोई होता है पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा है लेकिन फिर भी डिप्रेशन में डूब जाता है। ठीक है, तो आपको है ना लेबलिंग नहीं करनी है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई कंपैरिजन नहीं करना है। फिर इसी के अंदर हमारा दूसरा टॉपिक है असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट का मतलब होता है हिंदी में से हम कहते हैं आंकलन। तो असेसमेंट में ना जब आप सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हो, रिव्यू करते हो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के डाटा, जो बच्चे की, स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको इंक्रीज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। जिसमें है ना आप बच्चे की पर्सनैलिटी को मेजर करते हो, उसके एटीट्यूड को मेजर करते हो, उसके कॉग्निशन को, उसकी सोशल स्किल्स को। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जब हम असेस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं, आंकलन कहते हैं। ठीक है, अब हमें है ना असेसमेंट हम करते क्यों है, पहली बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो सिखाया क्या उसने वो सीख लिया है, टू चेक व्हाट इज लर्न। ठीक है, उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि डिजायर्ड सीखा कि अनडिजायर्ड सीख लिया। आप सिखाना तो चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक, वही सीखा कि कुछ और सीख लिया है। ठीक है, उसकी रिटेंशन पावर कितनी है, हाई ऑर्डर थिंकिंग कितनी है, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, टीम वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाई ऑर्डर सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है, कि बस ये है कि किताब में जो लिखा है उसमें रट्टा मारा और बात खत्म हो गई। ठीक है, रिटेंशन पावर कितनी है, अगर 10 दिन पहले एक चीज पढ़ाई थी वो आज भी याद है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इन सब पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अब असेसमेंट का क्या पर्पस नहीं होता है। ठीक है, कंपैरिजन आपको कभी नहीं करना है, आपको कभी ये नहीं कहना है वो बच्चा इतना स्मार्ट है तुम इतने बेवकूफ हो। ठीक है, लेबलिंग नहीं करनी है, तुम मूर्ख हो, तुम सही से सीख नहीं पाते हो, तुम डम हो, ये सब वर्ड्स आपको नहीं कहने चाहिए। ये सब वर्ड्स बच्चे के दिल पे लग जाते हैं, बहुत सालों भी वो हील नहीं हो पाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो ज्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करता है। ठीक है, और वहां पे जब उसकी टीचर्स ही उसके बारे में ऐसी नेगेटिव बात बोल देते हैं ना, तो उसको लगता है घर पे जाके तो मैं डांट खाऊंगा ही। तो आप देखते हो कभी कभी है ना एक बच्चा बहुत हंसमुख था, बहुत खेलता रहता था हमेशा, लेकिन लोगों की बातें सुन सुन के अब वो है ना एकदम चुप होते जा रहा है, शांत होते जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव कंपटीशन आपको प्रमोट नहीं करना, आपको कंपटीशन प्रमोट करना है पॉजिटिव कंपटीशन। लेकिन ठीक है, आप पॉजिटिवली उसको समझाओ कि आपको लाइफ में compete करना है, लोगों से आपको compete करना होगा, लेकिन कभी भी आप उसको नेगेटिव
वे में नहीं सिखाओगे, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देने, जैसे कि तुमसे कभी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं पाएगा, तुम तो यूजलेस हो, तुम तो डम हो, तुम अपने घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हो, नहीं बोलना चाहिए। आपने तो बस गुस्से में कह दिया, लेकिन उस बच्चे के माइंड पे, उसके मन पे ना बहुत बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद है असेस करने के, है ना, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें है ना हमें टाइमली फीडबैक मिलता रहता है लर्निंग के बारे में, जो हमारे लर्निंग गैप्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमें ना असेसमेंट इंडिविजुअल लेवल पे करनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा जो है यूनिक है, हर एक इंसान जो है वो यूनिक होता है, उसकी यूनिक कैपेबिलिटी होती है। कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, यानी कि वो कोई आर्ट बनाता है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता है, कोई खाना बनाने में बहुत अच्छा होता है, ठीक है, कोई डांस करने में बहुत अच्छा होता है, कोई स्टडीज में बहुत अच्छा होता है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है। अब एक बच्चा हर चीज में तो अच्छा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो असेसमेंट भी आपको उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। हमारे असेसमेंट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको हम समेटिव भी बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, एंड असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। देखो यहाँ से है ना क्वेश्चन क्या बनता है, वो आपसे पूछ सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या कहलाता है, समेटिव, फॉर्मेटिव, सेल्फ असेसमेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए ऑफ लर्निंग का मतलब है समेटिव, फॉर का मतलब है फॉर्मेटिव, एंड एज का मतलब है सेल्फ, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे देखो एक एक वर्ड बदल रहा है और उधर आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो अगर आप खुद का असेसमेंट कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा समेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो ऐसा असेसमेंट जो एंड ऑफ लर्निंग के बाद किया जाता है, जब आपने पहले सब कुछ सिखा लिया और उसके बाद आपने कोई उसका टेस्ट लिया है, तो उसको हम बोलते हैं समेटिव, ठीक है। टीचर कंट्रोल होता है इसमें ना, इंप्रूवमेंट का ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि ये लर्निंग खत्म होने के बाद किया जाता है, ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट जो है ये एक फॉर्मल तरीका है बच्चों को इवेल्युएट करने का, जो कोर्स के एंड में हो रहा होता है, मॉड्यूल या इंस्ट्रक्शन एंड के एंड में हो रहा होता है। जैसे कि आपको है ना पूरे आपके स्कूल में सेमेस्टर सिस्टम फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आपने है ना पूरे 3-4 महीने बच्चे को पढ़ाया और 4 महीने के एंड पे जो सेमेस्टर एग्जाम उसके हो रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने ना पूरे साल कोई कोचिंग ली और उसके एंड में जाके आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये किसका एग्जाम्पल है, समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके जो ईयरली एग्जाम होते हैं जिनको हम एनुअल एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो पूरा साल खत्म होने के बाद आपके जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है, समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है। आपसे है ना ऐसा पूछा जाता है कि एनुअल एग्जामिनेशन किसका पार्ट है, फॉर्मेटिव का कि समेटिव का। तो जो भी किसी चीज के एंड होने के बाद आपके एग्जाम्स लिए जा रहे हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, समेटिव बोलते हैं। फिर आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, बच्चे की मॉनिटरिंग को हम देखते रहते हैं, फीडबैक को देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस होता है ये, यानी कि जब है ना लर्निंग प्रोसेस चल रहा है ना, जब मैं आपको डेली बेसिस पे सिखा रही हूँ ना, उसी टाइम में आपके लर्निंग गैप आइडेंटिफाई कर लूंगी, उसी टाइम में रेमेडियल पे काम करने लग जाऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लर्निंग का जो जब चल रहा है, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, सोचो मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया और आपको समझ नहीं आया, आपने मुझे मैसेज किया कि मैम मुझे टॉपिक समझ नहीं आया, तो अगर मैंने उसके लिए आपको फर्दर समझाया कि ये कैसे हुआ, इसका आंसर ये कैसे है, इस बात का जवाब क्या है, तो ये कौन सी असेसमेंट कर रही हूँ मैं, फॉर्मेटिव है ये, ठीक है, क्योंकि हम लर्निंग गैप्स को अभी आइडेंटिफाई कर ले हैं, उन पे अभी काम कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्जाम आपने दे लिया और उसके बाद आके आप बोल रहे हो कि मैम मेरे को तो ये डाउट था, मैंने उस टाइम पूछा नहीं और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो क्या है, समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। तो इसमें है ना फीडबैक लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही चलता रहता है, इसलिए इसमें इंप्रूवमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप होता है, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट दोनों का इसमें इक्वली रोल होता है। आपके जो क्लास टेस्ट है, सोचो आपकी टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, उसने क्लास टेस्ट लिया, उसको समझ में आ गया बच्चे को इस टॉपिक में आंसर गलत कर रहा है, तो उसको ये टॉपिक नहीं आता, तो वो दोबारा से वो टॉपिक करा दे रही है। आपका जो ओरल टेस्ट है, टीचर ने बोला मुझे सुना दो, तो वो समझ जाएगी कि इस बच्चे को ये वाली बात समझ नहीं आई। आपके जो कॉन्सेप्ट मैप है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट को शो करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है जब आप है ना खुद को इवेलुएट करते हो, जैसे कि आप है ना ये बोल रहे हो मेरी जॉब इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि गवर्नमेंट है ना वैकेंसीज नहीं निकाल रही, मेरे को है ना अच्छी बुक्स नहीं मिली, मेरे को कोई अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं मिली, किसी ने अच्छा ही नहीं पढ़ाया, यूट्यूब पे कोई अच्छा ही नहीं पढ़ा रहा था, तो मैं क्या करूं, मैं एग्जाम में फेल हो गई। ये है कि आप एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है ना उनको आप ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है जब आप खुद के साथ बैठते हो और आप ये सोचते हो कि मेरी क्या गलती रह गई, मेरी क्या कमी रह गई, मेरी एबिलिटीज में क्या कमी रह गई, मैंने क्या कमी छोड़ी, क्या मेरे को इतने घंटे पढ़ना चाहिए था, क्या मैंने पढ़ा,
क्या मैंने जब बोला कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सच में 4 घंटे पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, या फिर मैंने उस टाइम पे फोन चलाया है, या फिर मैंने उस टाइम में जाके नुक्स निकाले हैं चीजों में, मैंने बुक्स के ऑथर को ब्लेम किया है, मैंने क्या किया है। तो ये क्या होती है, सेल्फ असेसमेंट है ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि आप बाकी सबसे झूठ बोल सकते हैं, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। जब आप खुद को इवेलुएट करते हो ना, आप समझते हो कि आपने क्या गलती की, आपने क्या गलत बात कही है, आपने कैसे दूसरे चीजों को ब्लेम कर दिया है। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट जो होता है ये अपनी ग्रोथ को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आप अपनी स्किल्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट सब समझते हो सकता है आपको किसी ने है ना साइंस पढ़ने के लिए दे दिया और आपको साइंस पढ़ना इतना पसंद नहीं था। ये बात है ना, आप दूसरों को, चाहे कोई आपसे पूछ रहा है तुम तो साइंस में इतनी बड़ी डिग्री कर रहे हो, तो तुम कहोगे हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आपका दिल जानता है कि आप खुश नहीं हो, क्यों? क्योंकि वो आपने दूसरे के कहने पे की है, आप उसमें इतना इंटरेस्ट फील नहीं करते। लेकिन शायद वहीं पे मैंने आपको एक दूसरा सब्जेक्ट दिया होता, मैंने आपको साइकोलॉजी पढ़ने को दी होती, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप उसको बहुत खुशी से कर रहे होते हैं, बहुत पैशन से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। जब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हो ना, आप बहुत खुश रहते हो, लाइफ में आपके डिप्रेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपका काम आपको काम की तरह नहीं लगेगा, आपको मजा आ रहा होगा वो करने में। देखो, जिन लोगों को है ना टीचिंग पसंद होती है, वो कभी अपसेट नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा काम तो पढ़ाना है ना, मैं पढ़ा ही लूंगा, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूंगा, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा लूंगा, किसी बच्चे को पढ़ा लूंगा। तो मतलब उनका इंटरेस्ट क्योंकि पढ़ाना है, बाकी सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो उसके साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो जिनको वो पसंद होता है, अब जिनको वो पसंद नहीं होता उनको ना आप टॉप क्लास टीचिंग जॉब दे दो, तो पता है उसमें भी वो कमियां निकाल देंगे। अरे तुम्हें नहीं पता कितना प्रेशर है, बच्चे कितना परेशान करते हैं, कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती, वो हर एक चीज में कमी निकाल लेंगे। और कोई कोई आप देखोगे एक बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ा रहा होगा, स्टिल इतना खुश होगा क्योंकि उसका पैशन टीचिंग है, उसको पढ़ाना पसंद है, उसे नॉलेज शेयर करना पसंद है। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट होता है जब आप खुद का असेसमेंट खुद करते हो, जब आप सीख रहे हो उसी टाइम आप अपना असेसमेंट कर रहे हो कि आप क्या सीख रहे हो। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ऐसा असेसमेंट जो इसलिए किया जाता है ताकि आप है ना बच्चे की स्ट्रेंथ जान पाओ, उसकी वीकनेस जान पाओ, उसकी कैपेबिलिटीज जान पाओ, और उसके मिसकॉन्सेप्शंस, लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे कि सोचो, मैंने एक टेस्ट लिया, मैंने देखा बच्चे को एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा है, तो मैंने वो टॉपिक को मैं समझ पाई, लर्निंग गैप्स को मैं आइडेंटिफाई कर पाई, और अब उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढूंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, आप डायग्नोज कर पाई। ये सोचो, मिसकंसेप्शन है बच्चे माइंड में, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर कोई मिसकंसेप्शन है, वो आपको तभी पता चल गया कि इस बच्चे के माइंड में ये इस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से परसीव कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो आप उसको वहीं पे रेमेडियल देके ठीक कर लेते हो। उसके बाद आती है रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, टीचिंग का मतलब होता है बच्चे के जितने भी मिसकंसेप्शन है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और उन पे अब काम किया जा रहा है, 1-to-1 इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। कभी कभी टीचर क्या करती है, एक बच्चा है वो एक सब्जेक्ट में बहुत लैग कर रहा है, उसको अलग से पढ़ाना शुरू कर देती है। ठीक है, या किसी बच्चे को एक छोटा सा स्मॉल ग्रुप बना के वहां पे उसकी हेल्प करने लग जाती है। जो एक बच्चा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है उसमें उसको हेल्प प्रोवाइड करने लग जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेमीडियल क्लासेस बोलते हैं, रेमीडियल टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारे असेसमेंट का पार्ट है, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, हम इस बात पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, नहीं समझ आ रहा तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे, बाकी बच्चों को तो समझ आ रहा है, तुम्हें कैसे नहीं समझ आ रहा। पहले हम ऐसा बोल दिया करते थे, लेकिन आजकल हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अब हम देखते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी? कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव एजुकेशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, कॉन्टिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन। तो आपको पता है जो हमारा सीसी है उसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। 2009 में लॉन्च किया गया, सीबीएसई ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कब आया था, 2009 में आया था। उसके बाद है समेटिव असेसमेंट का फीचर क्या है इनमें से। आपका जो टर्मिनल स्टेज होता है, आपका जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके एंड में एग्जाम लिए जाते हैं, उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे ग्रेड्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे जो सही बात है ना, हमारा जो समेटिव असेसमेंट है वो सम है हर चीज़ का, तो सबसे एंड में हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे टर्मिनल स्टेज के कोर्स में हो रहा होता है, और ग्रेड्स की बहुत वैल्यू होती है। आपको देखा नहीं, आपके एनुअल एग्जामिनेशन की कितनी वैल्यू है, एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स की कितनी ज्यादा वैल्यू है, बहुत वैल्यू है वहाँ पे ग्रेड्स की। ठीक है, जो गलत बात है बट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीसी? सीसी के बारे में इनमें से कौन सी
करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें सिर्फ समेटिव इवैल्यूएशन इसके अंदर आता है। इसकी फुल फॉर्म है कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। ये बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और इसके अंदर है ना लर्निंग का प्रोसेस हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो आपको पता है जो हमारा सीसी है उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव, क्योंकि ये क्या चाहता है, हमारी ऑल अराउंड डेवलपमेंट चाहता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड होलिस्टिक असेसमेंट पे इसका फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का फीचर नहीं है? ग्रेड्स डू नॉट कैरी मच वेट, फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द टीचर लर्निंग प्रोसेस, कैन बी फ्लेक्सिबल एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, आउटकम ओरिएंटेड। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये उसका फीचर नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है ग्रेड्स की बहुत वैल्यू नहीं होती है हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में। वो तो आपकी लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लास टेस्ट, ओरल टेस्ट, ये सब किस लिए किया जाता है? ठीक है, बार बार कराते रहते हैं हम इनको, फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्टूडेंट की नीड होगी हम तरीका बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन आउटकम ओरिएंटेड नहीं होते। आउटकम ओरिएंटेड मोस्टली होते हैं हमारे समेटिव असेसमेंट। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।